नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप सब देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला विद विकास सर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एसएससी बोर्ड के साइंस 1 का वेरी फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज ग्रेविटेशन। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रेविटेशन का वेरी फर्स्ट टॉपिक। आज हम जो ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो क्या है, चलिए देखते हैं हम सब। तो आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड वो है ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड उसी के साथ साथ हम सब देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सब देखते हैं ग्रेविटेशन इन डिटेल होता क्या है। तो हम सबको पता है जैसे ग्रेविटेशन का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड फेमस है, जग जाहिर है, किसी से छुपे हुए नहीं है, न्यूटन जी, हमारे प्यारे सर आइजैक न्यूटन जी ने इसका आविष्कार किया था। ही वॉज लाइक जीनियस, कमाल के इंसान थे वो। तो ग्रेविटेशन का आविष्कार उन्होंने किया था। लेकिन एक कमाल की बात पता है क्या है, कोइंसिडेंस की बात मैं आपको बताता हूँ। आज हम सब लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में फंसे हुए कहने से बेटर है कि हम सब अपने घरों में सेफ है कहना ज़्यादा बेटर होगा। बट हम सब लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में कैद है। यू विल नॉट बिलीव, बट जब सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का आविष्कार किया, जब उनको इस चीज़ का उन्होंने शोध निकाला, उस समय भी पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। एंड द रीज़न वॉज प्लेग। आप सबको पता है चूहों से फैलने वाली बीमारी थी प्लेग, जिसकी वजह से सभी को लॉकडाउन में रखा गया था। तो एक समय की बात है जब लॉकडाउन था और सर आइजैक न्यूटन जी अपने घर पे बैठे हुए थे, तो बोर हुए, तो वो भी अपने उनके घर में खेत था, खेत खलिहान सभी के होते, तो वो खेत में गए और खेत में एक एप्पल ट्री था और एप्पल ट्री के नीचे जाकर वो बैठ गए। अब बच्चों की कमाल देखे, बच्चों की क्रिएटिविटी देखिए। बच्चों का ऐसा कहना होता है, मीम्स भी बनते हैं काफी कि यार एप्पल के बदले पूरा ट्री ही न्यूटन जी के ऊपर गिर जाता तो आज फिजिक्स कितनी ईजी होती, करेक्ट। लेकिन सोचिए आज हम इतना चांद पर चले गए, लेकिन फिर भी हम कोरोना की वैक्सीन बनाने में अभी तक सक्षम नहीं है। तो अगर न्यूटन जी नहीं होते तो आज हम साइंस में बहुत ज्यादा पीछे होते। तो वी शुड थैंक हिम। ओके, ठीक है। और ये बात एकदम गलत है कि न्यूटन जी के सर के ऊपर एप्पल गिरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल गिरा था उनके सामने जमीन पर। तो देखते हैं हुआ क्या था एक्चुअली। तो न्यूटन जी इसी तरह बैठे हुए थे एक एप्पल ट्री के नीचे, देख सकते हैं आप लोग न्यूटन जी बैठे हुए। तो एक एप्पल आया और सडनली उनके सामने आकर गिर गया। अच्छा, एक और कमाल की बात यह है कि अगर न्यूटन जी इंडियन होते तो क्या होता, मतलब वी इंडियंस आर लाइक क्रेजी, हम सब कमाल के एकदम। लाइक हम लोग ना हर सिचुएशन पे गाना बना लेते। लाइक हमारे देश में कोई भी सिचुएशन हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, शादी हो, सगाई हो, फ्रेंडशिप डे हो, होली हो, दिवाली हो, ऐसा कोई त्योहार, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसके बेसिस, जिसके ऊपर हमारे पास गाने अवेलेबल नहीं। मतलब वी आर लाइक वाव। तो अगर सपोज ऐसा एक एग्जांपल लेते कि अगर न्यूटन जी इंडियन होते और वो एप्पल उनके सामने गिरता और उसको देखकर वो सोचते तो कौन सा गाना बैकग्राउंड में बजता, सोचिए। तो शायद वो गाना ये होता ना कि उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। तो मतलब एक कहने की बात है कि न्यूटन जी ने एप्पल को देखा, उनकी नजर उस पर पड़ी और उस सोच में पड़ गया, ऐसा असर उनके ऊपर हुआ कि यार क्या है ये, मतलब व्हाट इज दिस, एप्पल नीचे कैसे गिरा। मतलब कमाल की बात है ना। आज यू कैन ट्राई दिस एट होम, बट मैं आप सबको बता दूं ये स्टंट आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप घर पे रहिए, आप सब, हम सब घर पे, यू जस्ट टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड कोशिश करेगा कि वो ग्लास कांच का ना हो। तो क्योंकि ग्लास कांच का होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एक ग्लास में पानी लेना और ग्लास को पकड़ना और छोड़ देना है, दैट्स इट। और फिर अपने पेरेंट्स को पूछना है कि मम्मी आई मला सांग यो ग्लास खालती का पडला। आपको अपने माँ बाप को पूछना है कि मम्मी ये ग्लास नीचे क्यों गिरा। एंड देन योर मम्मा वुड बी लाइक, मी बोलत होती ना तुम्हाला लॉकडाऊन मुळे हे गेलाय आपला मुलगा हाताशी गेलाय। तो आपके पेरेंट्स का ऐसा होगा कि मतलब कुछ भी, व्हाट इज दिस, अगर नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ जाएगा। ये हम सब सोचते हैं, दिस इज द कॉमन थिंकिंग कि कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी। बट ये किसी ने नहीं सोचा कि वो नीचे क्यों गिरेगी। तो ये सोचा न्यूटन जी ने जब उन्होंने उस एप्पल को देखा। तो ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो यार कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है चलो कि नीचे गिर रहा है तो नीचे गिर रहा है, फिर उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है चलो कोई चीज नीचे गिर रही है तो मतलब अर्थ उसको पुल कर रहा है, कोई मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। बट अभी यहाँ पे वो सिर्फ कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होते हैं कि अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, न्यूटन जी ने सोचा बहुत कुछ, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, देन ही फाउंड आउट कि ग्रेविटेशन करके कुछ होता है, अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करती है।
ठीक है। लेकिन सी देयर इज वन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। देखिए हम लोग, देखिए ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। अगर ये डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड आउट दैट, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एप्पल दिया हुआ है एंड हियर इज वेयर द न्यूटन सर इज सिटिंग। ओके, तो न्यूटन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने एप्पल को देखा और उनके दिमाग में है कि चलो ठीक है, हर एप्पल गिर के टूट के नीचे गिर रहा है, मतलब कोई तो ऐसी फोर्स है जो उसको नीचे खींच रही है। बट सी द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, आना चाहिए क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। डाउट्स आएंगे तभी समझ में आता है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो रहे। इफ यू आर सिटिंग ब्लाइंड इन द क्लास तो टीचर्स को जरा भी मजा नहीं आएगा। तो टीचर्स, हमको समझ में आ जाता है कि आपको अगर कोई डाउट्स नहीं आ रहे, मतलब या तो आप लेक्चर्स में लाइक ये लेक्चर कब खत्म होगा, या तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कितने भी अच्छे से कोई भी टीचर्स पढ़ाए, आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट डेफिनेटली आना ही चाहिए। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होना चाहिए। न्यूटन जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुके। जैसे उन्होंने सोचा कि अगर कोई चीज नीचे गिरे तो ग्रेविटेशन फोर्स है, तो फिर उनके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, या आना चाहिए था कि अभी ये देखिए, सपोज ये ग्रीन वाला हम लोग फिर से देखते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है, एज्यूम करिए कि ये अर्थ है एंड दिस इज व्हाट एन एप्पल। अब हम सबको पता है कि एप्पल फॉल डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या है? सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है तो एप्पल ने एक परपेंडिकुलर एंगल बनाया और वो नीचे गिर गया अर्थ सरफेस पर, ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड एग्जैक्टली नीचे गिरा टुवर्ड द सेंटर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड ही नीचे क्यों गिरा? आइदर वो मतलब वो लेफ्ट डायगोनली लेफ्ट में, डायगोनली राइट में क्यों नहीं गिरा? वाई? अब बहुत जन ये बोल सकते हैं कि सर हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हमको पता है कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से ग्रेविटेशन फोर्स आता है। आई अंडरस्टैंड, आई अग्री, मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज यू आर हैविंग अ बार मैग्नेट, आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट एंड सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड द पोल्स। वो पोल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे बहुत डेंस मैग्नेटिक फील्ड होता है, करेक्ट है। एंड यहाँ पे भी होगा वो चीज, ठीक है। एंड दैट इज वेरी वीक इन द मिडल ऑफ दैट बार मैग्नेट। यहाँ पे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, बट इट डजंट मीन कि होता ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है ना। या फिर आप एक राउंडेड मैग्नेट यूज करें आपके घर पे, जो सबके पास चाइल्डहुड में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे भी होता है। तो हमारा पूरा का पूरा अर्थ सरफेस, मतलब ये जो पूरा अर्थ सरफेस है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अर्थ, तो ये पूरा अर्थ सरफेस इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो माय क्वेश्चन इज कि वो एप्पल यहाँ क्यों नहीं गिरा, या वो एप्पल यहाँ क्यों नहीं गिरा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा, एग्जैक्टली स्ट्रेट नीचे। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल बच्चों, आंसर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आप टैग ऑफ वार अगर आप खेलते हो, अगर आप टैग ऑफ वार खेलते हो, मेरे बच्चे वो प्लीज कमेंट करके बताना आपने टैग ऑफ वार खेला है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपने खेला है वो चीज और एक याद ही हो जाती है, बाकी कुछ नहीं। जब आप उन चीजों को याद करते हो, मेमोरीज को याद करते हो, यू फील गुड, ठीक है। तो अगर आपने टैग ऑफ वार खेला होगा या आपने टैग ऑफ वार देखा होगा, तो सपोज हम एज्यूम करते हैं, सी प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर 8 बच्चे दोनों साइड खड़े तो 8 की स्ट्रेंथ इक्वल हो, बोथ द टीम्स आर अप्लाइंग सेम फोर्स। टेक्निकली प्रैक्टिकली थोड़ा सा लाइक इम्पॉसिबल सा है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल ही है, बट नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज एक्जैक्टली सेम फोर्स 8 के 8 बच्चे दोनों तरफ से लगाए, थोड़ा सा हाईली इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बट सपोज ऐसा हो रहा है कि 2 टीम है, दोनों में 8 प्लेयर्स एंड दे आर अप्लाइंग सेम फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड। तो आपको क्या लगता है कोई टीम जीतेगी? लोग किसी भी साइड जाने वाले? बिल्कुल नहीं जाने वाले। वो जरा सा भी मूवमेंट होगा ही नहीं उसमें, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे, एक दूसरे के फोर्स को क्या कर रहे, कैंसल आउट कर रहे। इसके फोर्स को, इनकी ताकत को ये टीम कैंसिल कर रही है और इनकी ताकत को ये टीम कैंसिल कर रही है। बट अगर ऐसा हो कि इनका फोर्स जरा सा भी कम होगा तो दिस टीम विल पुल द गेम, वो ये टीम मेडल एंड ट्रॉफीज ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है बच्चों, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल यहाँ पे गिर सकता था, बट हो क्या रहा है, एट द सेम टाइम अर्थ उसको ये साइड भी पुल कर रहा है विद द सेम एंगल एंड सेम फोर्स। तो क्या हो रहा है, इस फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसल आउट कर रहा है। सिमिलरली एप्पल यहाँ पे गिर सकता था, सॉरी यहाँ पे गिर सकता था, लेकिन इस फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसल आउट कर रहा है, बिकॉज दे आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। लेकिन जो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है उसको कैंसिल करने के लिए अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन देयर इज नो अदर फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एप्पल इज फॉलिंग डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। आर यू गेटिंग? आई होप आपको समझा। सी क्वेश्चंस एंड डाउट्स आपके दिमाग में आने ही चाहिए।
क्वेश्चन एंड डाउट्स से टीचर्स को भी बड़ा मजा आता है और बच्चों को भी पढ़ने में मजा आता है। गेटिंग? तो आपके मन में क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सब कुछ पता है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई टू क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स विच आई कैन। ओके, तो डाउट्स पूछते रहिए, क्लियर करते रहिए। तो एप्पल का ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था। ये एप्पल जब भी खाइए तो न्यूटन जी को जरूर थैंक बोलिएगा, क्योंकि इस एप्पल ने हमें बहुत बड़े बड़े आविष्कार दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्रेविटेशन का बहुत सिंपल कंसेप्ट था। जब कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिरती है तो उसको नाम दिया गया ग्रेविटेशन फोर्स। बट बाद में लेटर ऑन ये डिसाइड हुआ कि इट इज नॉट ओनली द अर्थ विच इज पुलिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम फोर्स इन बिटवीन देम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एंड मोशन, तो यहाँ पे भी न्यूटन जी ने कमाल के 3 लॉज दिए बच्चों। यहाँ पे भी फोर्स के 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए हुए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन सर ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिया था, सी। तो न्यूटन के अगर हम 3 लॉज की बात करें तो सर का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force act on it। अच्छा, ये इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा मॉडिफाई इन द सेंस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करते हैं, सपोज हम लोग ये डेफिनेशन को यहाँ से लेके सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक रीड करते हैं, एंड व्हाट यू विल गेट। अब इस डेफिनेशन को आप पढ़ो तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मतलब कितना कमाल हो जाता ना अगर ये डेफिनेशन ट्रू होता तो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता कि न्यूटन जी बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट फॉर अ लाइफ टाइम, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन फॉर अ लाइफ टाइम। कमाल ही है ना। मतलब मैंने क्या करना है, मैंने एक बार सिर्फ फैन चालू करना है, दैट्स इट। एक बार मुझे फैन चालू करना है, फिर उसके बटन को स्विच ऑफ करना है, फिर वो फैन लाइफ टाइम चलता रहेगा एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पार्शियल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। करेक्ट है कि नहीं? मतलब समझ रहे आपके, मतलब न्यूटन जी का ऐसा कहना था, मैं आई एम जस्ट टेकिंग द हाफ पार्ट ऑफ द मीनिंग डेफिनेशन, कि अगर कोई चीज मोशन में आ गई ना, सो इट विल रिमेन इन मोशन फॉर अ लाइफ टाइम। मतलब एक बार पंखे का बटन चालू करो फिर बंद कर दो, लेकिन पंखा कंटिन्यू लाइफ टाइम घूमते रहेगा, बिजली का बिल ही नहीं आएगा, मजा ही आ गया, पैसे भी दिए बाबा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या फिर सपोज कि कोई चीज रेस्ट में है तो वो जिंदगी भर रेस्ट में ही रहेगी, मतलब पंखा एक बार बंद होगा तो फिर कभी चालू ही नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूटन जी का आगे का जो डेफिनेशन का पार्ट है ना, वो इस चीज को समझाएगा आपको। देखिए, ये जो पार्ट है ना, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, ये चीज आपको समझाएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब न्यूटन जी का ये कहना था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन अनटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, आप सब साइकिल चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर, चलाना भी चाहिए। तो साइकिल चलाने की वजह से क्या होता है कि हम लोग उस साइकिल को मोशन में लेकर आ जाते हैं, बट हमारी साइकिल मोशन में आने के बाद क्या कभी रुकती नहीं है? रुकती है। अब रुकती है हमारी साइकिल, अगर हम पेंडल नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं जाकर वो रुक जाती है, और अगर वो रुक जाती है इट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो वो साइकिल कभी नहीं रुकेगी, लाइफ टाइम आप चलते ही रहोगे, जिंदगी बीत जाएगी, हमारी साइकिल नहीं रुकने वाली। लेकिन हमारी साइकिल रुक रही है बच्चों, इट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने तो ब्रेक ही नहीं मारा फिर भी साइकिल रुक रही है। अब बच्चों देखो, इसका आंसर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं बोल रहा हूँ आपको पता है ये चीज, बिकॉज हमको पता है ना साइकिल रोड पे चल रही है, रोड पे फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हमारी साइकिल रुक रही है। लेकिन ये चीज हम साइंटिफिकली बचपन में क्यों नहीं सोचते? अब से आज से आप जो भी चीजें करो ना, अगर लाइट चालू करो, लाइट चालू करते उसमें रोशनी आ रही तो क्यों आ रही? थिंक ऑफ इट। पंखा चालू करे तो वो घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? थिंक ऑफ इट। बिकॉज दोनों में ही सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कान में बोल के भेज रहे, बेटा वहां जाना तो लाइट बन जाना, ग्लो करना, और यहाँ पे जाना तो घूमने लगना। इट इज नॉट लाइक दैट। तो कुछ तो मैकेनिज्म अलग होगा, आपको सोचना है बस, दैट्स इट। तो साइकिल आप चलाते चलाते अचानक रुक गए बिना ब्रेक मारे, इट मींस देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन इट। और बहुत सारे फोर्स है बच्चों वहां पे, तो बहुत सारे फोर्सेस है। जैसे एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हमें रोकने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग बिटवीन योर टायर ऑफ योर साइकिल एंड
ऑल्सो दैट रोड, तो वो रोड में और उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है। एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमको रोकने की कोशिश कर रहा है हर समय। गेटिंग, मतलब न्यूटन जी का ये फर्स्ट लॉ आपको ध्यान में रखना बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो लाइफ टाइम मोशन में रहेगी, या तो कोई चीज रेस्ट में मतलब रुकी हुई है तो वो जिंदगी भर रुकी हुई रहेगी अनटिल एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई टू इट। तो एक्सटर्नल फोर्स तो आपको समझ गया कि मतलब ये बाहर से एक फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसने हमारी साइकिल को, ग्रेविटेशनल फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब हमारे साइकिल को रोक दिए। लेकिन ये अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है बच्चों? अनबैलेंस का मतलब क्या है? मैंने आपको अभी एक टैग ऑफ वार का एग्जांपल दिया था। अगर बैलेंस फोर्स रहेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे हाथ में ये एप्पल है, करेक्ट है, लेकिन ये एप्पल नीचे नहीं गिर रहा है। क्या इसका मतलब इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? नो, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस। अभी भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट उस फोर्स से ज्यादा फोर्स मैं लगा रहा हूं इस एप्पल को होल्ड ऑन करने के लिए। गेटिंग? तो ये एप्पल नीचे कब गिरेगा? जब ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जब तक वो मेरे इक्वल है, बैलेंस्ड है या कम है, तब तक उसका कोई भी इफेक्ट इस एप्पल पे दिखने वाला नहीं है। बट जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, ये एप्पल नीचे गिर जाएगा। इसीलिए न्यूटन जी ने ये वर्ड, ये स्पेसिफिक वर्ड मेंशन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सटर्नल फोर्स तो होना चाहिए बट दैट शुड बी अनबैलेंस, तभी जाकर उस ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में आएगा। आई होप आपको ये समझा। अगर फिर भी नहीं समझा है तो यू कैन गो ऑन सम अदर यूट्यूब चैनल। बच्चों, यूट्यूब इज अ फ्री सोर्स ऑफ नॉलेज। आप कहीं से भी देखो, कुछ भी देखो, कंसेप्ट क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझा, यू कैन कमेंट में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो, आपके पास कुछ और एग्जांपल्स है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं। न्यूटन जी का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? उससे पहले सॉरी, हम लोग एक एग्जांपल देख रहे थे। बचपन में हम सबने लट्ठू यानी कि टॉप खेला हुआ था। मैं तो खेला था, सीरियसली मैंने बहुत खेला है इसके लिए, और मार भी पड़ी है, ठीक है। तो हम लोग जब टॉप को हम लोग स्पिन करते हैं तो हम लोग थ्रेड उसको रोटेट करके स्पिन करते हैं, तो वो रोटेट होता है। बट क्या वो जिंदगी भर रोटेट होता है क्या वो जिंदगी भर रोटेट? नहीं, एट अ सर्टेन टाइम वो जाकर रुक जाता है। अब वो क्यों रुक जाता है ये आपके क्लियर कट समझ में आना बहुत जरूरी है। अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे फोर्सेस है उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहे हैं, जो अनबैलेंस्ड है। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और भी काफी फोर्सेस है जो उसको रोक रहे हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब एक चीज मोशन में था लेकिन उसके ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वो रुक गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? देखिए न्यूटन जी का, दैट मोशन स्टेट्स दैट the acceleration of an object is dependent upon two variables, the net force acting upon that object and the mass of an object. पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन वर्ड समझते हैं। अभी बहुत जन को एक्सेलरेशन, अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आई थिंक 80-90% लोगों को एक्सेलरेशन मतलब पता होगा, क्योंकि आजकल तो हर कोई बाइक एंड ऑल ड्राइव करता है। बच्चों को आई विल रिक्वेस्ट एक्चुअली कि बच्चे प्लीज बाइक वगैरह राइड ना करें। एक तो पहले तो आप 18 ईयर्स के नहीं है तो नहीं करना चाहिए, इट्स एन रिक्वेस्ट, और कुछ हम कर नहीं सकते। और सेकेंड थिंग, रेनी सीजन है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, कोरोना है, घर में ही रहो, बेस्ट है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब हम सबके दिमाग में क्या है कि गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एंड यू आर 100% करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट समवेयर यू आर इनकम्प्लीट। यू आर व्हाट? वी आर इनकम्प्लीट। मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है दैट इज एक्सेलरेशन, वो सही है, लेकिन वो पूरा सही नहीं है बच्चों। एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज इन स्पीड नहीं होता है, चेंज इन स्पीड होता है। अब चेंज इन स्पीड मतलब स्पीड बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है। अगर आप गाड़ी की स्पीड को कम कर रहे हो देन ऑल्सो यू आर एक्सेलरेटिंग इट। अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हो देन ऑल्सो यू आर एक्सेलरेटिंग इट। गेटिंग? दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे पॉजिटिव वर्क देन नेगेटिव वर्क देन। तो ध्यान में रखिए, एक्सेलरेशन मतलब इतना ही नहीं कि सिर्फ स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज का एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीजों के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स एंड सेकेंड है मास। फोर्स किसका? हमारा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे तो वो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक बाइक को पुश कर रहा हूँ। मतलब मैं और मेरा फ्रेंड जा रहा था, बाइक बंद हो गई और हम दोनों क्या करें? बाइक को पुश करें। सो वी आर अप्लाइंग सम फोर्स। तो उस बाइक में एक्सेलरेशन होगा? यस होगा। पहले वो रेस्ट में था, अब वो क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। सो देयर इज एक्सेलरेशन। तो वो किसके ऊपर डिपेंड की? दो चीजों के ऊपर, हम जितना फोर्स लगा रहे थे वो, एंड सेकेंड थिंग थी मास। किसका मास? उस ऑब्जेक्ट का मास, मतलब उस बाइक का मास।
उस बाइक का मास क्या था, थोड़ा कम था, इट वॉज लाइट वेट, तो हमारे लिए उसको पुश करना बहुत ईजी था। और लेकिन हम लोग में थोड़ा सा ना एटीट्यूड आ गया, लाइक वी वर लाइक हमने बाइक को धक्का मारा है, अब हम जाके ट्रक को धक्का मारेंगे, मतलब थोड़ा होता है ना इंसान को एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो फिर हमें ऐसा जोश आ गया कि वी कैन डू इट, क्योंकि देखते ना हम लोग इंडियाज गॉट टैलेंट, ये उसको ट्रक खींच रहा है, हेलीकॉप्टर खींच रहा है, प्लेन खींच रहा है, हम ट्रक खींचेंगे। तो हम लोग ट्रक के पास चले गए एंड वी ट्राइड कि हम लोग देखते हैं हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, फोर्स है। तो व्हाट वी डिड, मी एंड माय फ्रेंड, हमने फिर उस ट्रक को पूरे फोर्स लगाया, जितना हमने बाइक का लगा था उससे डबल फोर्स लगा, लेकिन ट्रक तो टस से मस नहीं हुआ यार, व्हाट इज दिस चीटिंग है। लेकिन ट्रक तो जरा भी नहीं हुआ, ट्रक में एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, जबकि हमने बाइक से ज्यादा फोर्स ट्रक में लगाया। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर बुद्धि है कि नहीं, ट्रक को कोई धक्का मारता है क्या। तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा था, हमने फोर्स ज्यादा लगाया फिर भी हम उसको पुश नहीं कर पाए, बिकॉज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वाज टू मच। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो व्हाट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड थिंग इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन का। हम लोग थर्ड लेते हैं, थर्ड मोशन वाज माय पर्सनल फेवरेट। इसको हम हिंदी में कहावत की तरह बोल सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा हम भुगतेंगे। इफ यू आर डूइंग गुड यू विल डेफिनेटली रिसीव गुड फ्रॉम अदर्स एंड इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, अगर हम गलत करेंगे तो फिर कर लियोगे, भरना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट था, एक तो छोटा सा है और बहुत इजी है, मतलब एग्जाम में तो मैं ये पॉइंट लिख के जरूर आता था। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। कमाल है ना, मतलब सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए, तो हम लोग के पास खेलने के लिए कोई गेम नहीं है, तो आप कैरम खेलते होंगे। तो कैरम में अगर आप देखेंगे ना, अगर आप कैरम को स्ट्राइकर को जोर से स्ट्राइक करते हैं, जैसे हमको अभी रिवर्स लेना होता है, रिवर्स शॉट जब हम मारते हैं, है ना, तो हम लोग कैरम के स्ट्राइकर को जोर से स्ट्राइक करते हैं, तो जितने स्पीड से आप स्ट्राइक करते हो उतने ही स्पीड से वो रिटर्न आता है, करेक्ट है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर आपका कैरम का फ्रंट वाला पार्ट है, आपने यहाँ से स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक होकर रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो जिस एंगल से आप स्ट्राइक करते हो उसी एंगल से और उसी स्पीड से वो रिटर्न आता है। सिर्फ एक ही चीज का चेंज होता है, दैट इज डायरेक्शन। जाते वक्त उसका डायरेक्शन ऐसा था, लेकिन आते वक्त उसका डायरेक्शन ऐसा है। और एक चीज हम लोग घर पे बैठे बैठे खेलते, जब मैं छोटा था तो हम लोग खेलते थे घर पे, जब बाहर नहीं जा पाते थे, बारिश वगैरह होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, कोई बॉल वगैरह हो गया प्लास्टिक का या फिर रबड़ बॉल, तो हम लोग क्या करते थे, उसको दीवार पे ऐसे फेंकते थे एंड देन वो रिटर्न हमारे पास आता था। तो सम टाइम ऐसा होता था कि हम थोड़ा कम फोर्स लगाते थे तो वो नजदीक गिर जाता था आगे, या फिर ज्यादा फोर्स लगा देते तो पीछे चले जाता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि आप जितना फोर्स लगाओगे उतने ही फोर्स से वो रिटर्न आएगा। द ओनली डिफरेंस विल बी डायरेक्शन। गेटिंग, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे आपने खेला भी होगा ये चीज को, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक बियर है, यहाँ पे भालू है जो क्या कर रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है। तो जब आप बास्केटबॉल हो गया, तो बास्केटबॉल को आप जितने फोर्स से नीचे की तरफ पुश करोगे वो उतने ही फोर्स से रिटर्न आ जाएगा। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या, सॉरी द चेंज क्या होगा, ओनली द डायरेक्शन विल चेंज। जब आप कर रहे थे तब वो नीचे जा रहा था, लेकिन जब वो आया तो वापस वो ऊपर आ रहा था। ओनली चेंज विल बी डायरेक्शन। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूटन के ये तीन लॉ थे, इसको अच्छे से रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको नहीं समझेगा आप कहीं और भी देखिए, जरूर देखिए, प्लीज देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कोई भी चैनल पे पढ़िए, हर टीचर बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने खुद बहुत सारे वीडियोस देखे, टीचर्स के बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी रहे लोग, लेकिन याद रखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करें। बच्चों सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन जब मैं मेरे स्कूलों में पढ़ाता हूँ, मैं मेरे स्कूल में पढ़ाता था, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैं बच्चों को देखता था, शक्तिमान शक्तिमान। तो शक्तिमान घर घर करके गोल गोल घूमता था। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन, जैसा इसका नाम है, सर्कल में अगर मोशन हो रहा है, अगर कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle और rotating along a circular path। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन। ये हो गया आम जिंदगी।
अब आते मेंटर्स जिंदगी, मतलब थियोरिटिकल, ये थियोरी पार्ट हो गई। ये तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल या फिर टेक्निकल रूप देखते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया, एक बंदा है वो क्या कर रहा है, कोई तो चीज से थ्रेड से किसी चीज को बांध कर वो घुमा रहा है। इसका भी गेम हमने बचपन में खेला हुआ है बच्चों। क्या गेम होता था, हम लोग प्लास्टिक को लेते थे, प्लास्टिक को फाड़ कर फिर हम लोग एक साइड पे कुछ हैवी मेट ऑब्जेक्ट उसको टाई करते थे एंड देन उसको हम रोटेट करते थे। अच्छा हमने खेल तो लिया, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि कितना रिस्की गेम था ये। गेम बहुत सिंपल था, हमको क्या करना होता था, उस प्लास्टिक को जो टेल जैसा एक रस्सी जैसा बना है उसके आगे जो हमने हैवी ऑब्जेक्ट, कोई छोटा सा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई कॉइन हो गया या फिर कोई छोटा सा स्टोन हो गया, तो हम लोग उसको घुमाते थे जोर जोर से। एंड बच्चों में कंपटीशन ये होता था कि सबसे ज्यादा ऊपर किसका जाएगा। तो अभी इसमें देखो कितना अच्छा साइंस है बच्चों, इतने इतने छोटे छोटे गेम्स है लेकिन कितना साइंस है इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ऊपर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक आप देख रहे हो कि मुझे ना सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए कि यहाँ पे जाए, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जाए। तो अगर क्या मैं उसको यहाँ पे रिलीज करूंगा तो वो जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे रिलीज करूंगा तो जाएगा, नहीं जाएगा। सी आपका ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है। अगर आपने उसको यहाँ पे रिलीज किया, इस पॉइंट पे, अगर आपने उसको इस पॉइंट पे रिलीज किया तो ये यहाँ पे निकल जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस लाइन इज मेकिंग एन टेंजेंट विद द सर्कल। टेंजेंट मतलब क्या, बहुत ही सिंपल, कुछ भी ज्यादा सोचने का नहीं। एक सर्कल है, सर्कल के, सॉरी ये तो डायग्राम गलत हो गया, सॉरी ड्राइंग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एक सर्कल है, सर्कल से एक लाइन ऐसे टच होके जा रही है बाहर। अब अगर मेरे क्लास के बच्चे होते ना तो बोलते हैं सर एक से ज्यादा पॉइंट पे टच हो रहा है, बट ठीक है हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो समझो एक पॉइंट पे उस सर्कल को टच कर रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल, एक लाइन जो सर्कल को टच कर रहा है बाहर से एक पॉइंट पे। जैसे आप लोग बचपन में नहीं करते थे, बेल बजा और भाग गए बाजू वाले के, तो समझो यू वे टेंजेंट, समवेयर टेंजेंट, बस आप आड़ा टेढ़ा भागते थे एंड दिस लाइन गो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाता है। तो टेंजेंट, आप कभी भी अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे वो एक टेंजेंट बनाएगा सर्कल से और उस डायरेक्शन में निकल जाएगा। जैसे अगर सपोज हमने यहाँ पे रिलीज किया, यहाँ पे, तो वो फिर यहाँ पे निकल जाएगा। मतलब अगर मुझे चाहिए कि मैं उसको यहाँ पे लेके जाऊँ इस डायरेक्शन में, तो मेरा रिलीज पॉइंट बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। सोचो हम सब बच्चे थे लेकिन नासा लॉजिक से खेलते थे हम लोग, करेक्ट है नहीं? मतलब हम लोग को उसको ऊपर लेके जाना है, तो मैंने जरा भी रिलीज पॉइंट इधर उधर किया तो या तो वो सीधा चले जाता था या नीचे चले जाता था या इधर उधर चले जाता था, जो कि बड़ा रिस्की था। बाबा कैसे खेला हमने क्या मालूम। ठीक है, तो हम लोग दो और पॉइंट्स लेके इसको समझते हैं। देखिए मेरे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, तो अगर गलती से घुमाते घुमाते मैंने उसको ए पे रिलीज कर दिया, थोड़ा सा भी रिलीज पॉइंट यहाँ वहां हुआ तो क्या होगा। देखिए अगर मैंने उसको ए पे रिलीज किया तो स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो चले जाएगा, लेकिन मुझे कहां पे चाहिए, वो मेरे लेफ्ट साइड में चाहिए, करेक्ट है? तो लेफ्ट साइड में चाहिए मतलब मुझे उसको कहां पे रिलीज करना पड़ेगा, बी पे। और जैसे ही मैं उसको बी पे रिलीज कर, वो एकदम स्ट्रेट टेंजेंट बनाकर वो निकल जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब ये रिलीज कैसे होगा, इसका मोशन कैसे होता है और ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एक तो आप उसको कौन से डायरेक्शन में घुमा रहे हो, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिलीज पॉइंट, आप उसको कहां पर रिलीज कर दो। लेकिन जब आप कोई चीज को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो तो क्या कोई फोर्स उसके ऊपर लग रहा है? सोचिए, अगर आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यस इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगता तो एक स्टोन छोटा सा जिसको आपने टाई किया है प्लास्टिक के टेल के साथ, वो रेस्ट पे था, वो मोशन में कैसे आता? आपने उसको मोशन में लाया, इट मीन्स यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, उस स्टोन को आपके तरफ बाउंड करके रख रहा है, मतलब वो सेंटर की तरफ बाउंड करके रख रहा है। सेंटर की तरफ बाउंड करके रखना मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक सर्कल है, तो सेंटर की तरफ मतलब वो कोशिश कर रहा है कि वो स्टोन बाहर ना जाए, वो सर्कल में ही घूमता रहे अंदर की तरफ। और जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो, जैसे ही मैंने उसको बी पे रिलीज कर दिया, तो वो क्या करता है, उस फोर्स से फ्री हो जाता है। कौन से फोर्स से? जो उसको अंदर की तरफ खींच रही थी, और फटाक से वो भाग जाता है। जैसे बच्चे करते हैं ना, माँ बाप लोग, मम्मी डैडी उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि उनकी सेफ्टी उसमें, कोरोना है एंड ऑल। तो जैसे ही माँ बाप आफ्टरनून में सो जाते, बच्चे फटाक से भाग जाते। तो माँ बाप का सो जाना मतलब वो अंदर की तरफ बाउंड करके रखने वाला फोर्स इज गेटिंग ओवर, आपने रिलीज कर दिया उस स्ट्रिंग को, वो थ्रेड को, तो वो फटाक से निकल जाता है, वो स्टोन फटाक से निकल जाता है। तो मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है
जब हम लोग उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे थे तो वो उसको अंदर की तरफ रखा हुआ था। ऐसा कोई ना कोई तो फोर्स है डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही रिलीज किया हमने वो फोर्स खत्म हो गया और हमारा स्टोन भाग गया। अगर फोर्स नहीं होता तो तभी भी घूमते रहना चाहिए था, लेकिन वो फोर्स कब तक लग रहा था, जब तक हमने उस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ था। मतलब कोई तक ऐसा फोर्स है जो टुवर्ड दिस सेंटर है, जो चीजों को सेंटर की तरफ लेकर आता है, अंदर की तरफ, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो तरह के फोर्सेस होते हैं और दोनों का ही अपना महत्व है, अपना इंपॉर्टेंस है। सी, दोनों में एक ही डिफरेंस है। अगर मैं पहले तो आप इसको पढ़ सकते हैं, द फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे समझिए ये हमारा सर्कल है, ये एक और सर्कल है। अगर फोर्स आपको अंदर की तरफ धकेल रहा है तो वो कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अगर वही फोर्स आपको बाहर की तरफ धकेल रहा है, आउटसाइड, तो वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो हमारे अभी फिलहाल तो अपने इस लेसन में नहीं है, हम इसको कभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का देख लेते। आपके वॉशिंग मशीन में कपड़े सूखते, अभी कितने ही लोग होंगे इस वीडियो को देखने वाले जिनके घर पे वॉशिंग मशीन होगा, लेकिन कितने ही लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर पे नहीं होगा, वो हमसे ज़्यादा फिट होंगे क्योंकि वो अपने कपड़े खुद धोते हैं। वेरी गुड, अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे घर पे नहीं था जब हम छोटे थे तो मैं ऐसा सोचता था, एकदम मतलब चाइल्डिश बिहेवियर था कि मैं सोचता था कि अंदर कोई हीटर वगैरह लगा है जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते। इस पे तो मैं मीम्स डाल सकता था, ओ वाओ करके, ठीक है। तो मतलब यार ऐसा मैं सोचता था कि अंदर कोई हीटर है जो कपड़ों को सुखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर घर पे वॉशिंग मशीन आया, देन आई अंडरस्टूड यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब एक छोटा सा, कितना मतलब साइंस कितना इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है नहीं। मतलब एक छोटा सा ऐसा एक बकेट टाइप होता है अंदर वॉशिंग मशीन के, सिर्फ उसमें मतलब इतना गंदा तो नहीं होता है, वो अच्छा खासा होता है, और वहां पे ना होल्स होते हैं, बस ऐसे होल्स होते हैं छोटे छोटे। अब होता क्या है बच्चों, देखो हम लोग कपड़े उसके अंदर डालते हैं एंड देन वो फुल स्पीड में घूमता है, बकेट एकदम फुल स्पीड में रोटेट होता है। अब रोटेट होने की वजह से उस पर दो फोर्स लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल आई एम सेइंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि वो बाहर की तरफ जाने चाहिए, लेकिन बिकॉज वो होल्स बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो कपड़े तो वहां से बाहर जा नहीं सकते। तो कपड़े बाहर नहीं जा सकते तो बाहर क्या जाता है, पानी। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। देखिए आप कोई भी कपड़े को गीला करिए, हम लोग ग्राउंड पे जब खेलते थे तो हम लोग अक्सर ऐसा करते थे बच्चे लोग के साथ। मेरे बच्चे जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको याद है कि नहीं ये चीज, ये एक्टिविटी हमने की थी हमारे क्लास के स्कूल में भी। क्या करते हैं हम लोग, कपड़े को गीला करिए और उस गीले कपड़े को जोर जोर से घुमाइए, यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं से एक फ्लाइंग चप्पल आएगी और आपके थोबड़े पे आके लग जाएगी। व्हाई, क्योंकि आप घर गंदा कर रहे हो। आप एक गीले कपड़े को अगर जोर जोर से घुमाओगे तो कपड़ा आपके हाथ ही में रह जाएगा, लेकिन पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। आर यू गेटिंग? और ये क्यों हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना, ये क्यों हो रहा है, कपड़ा आपके हाथ में है, कपड़ा आपके हाथ में रुका हुआ है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसमें का पानी जो बाहर निकल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आर यू गेटिंग? ध्यान रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सेंटर की तरफ लेकर जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको सेंटर से दूर लेके जाता है। तो ये स्टंट भी अपने ही रिस्क पे ट्राई करना, समझ में? ये स्टंट आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। कभी भी कहीं से भी फ्लाइंग चप्पल उड़ते हुए आपको आंखें लग सकती है, बट ठीक है, अगर आप पढ़ाई के लिए कुछ करोगे सेफली आप गैलरी में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। एक कपड़े को गीला करिए और जोर जोर से रोटेट करिए, यू विल फाइंड आउट द वाटर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट क्लॉथ। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मेरे पास एक बाइक है, मोटो रेसिंग, आपने मोटो रेसिंग देखा होगा, ये बाइक की रेसिंग वगैरह देखी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा इन लोग के ऊपर इतने ज्यादा पैसे लगे होते हैं, इन लोग अपने कंट्री के लिए फाइट कर रहे होते हैं, तो हर इंसान अपना बेस्ट देना चाहता है। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ड्राइविंग सो फास्ट, इतना फास्ट इन लोग ड्राइव करते हैं बाइक को, एंड आई एम लाइक शिट, मतलब कितना फास्ट ड्राइव करते हैं। लेकिन हम भी ड्राइव करते हैं, आप भी ड्राइव करते हैं, बच्चे भी इवन साइकिल ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं। हम सब लोग देखिए, हम सब लोग साइंस को यूज करते हैं, बस प्रॉब्लम क्या है ना कि मालूम नहीं है कि इसमें क्या साइंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बाइक, कार या कुछ ड्राइव कर रहे हैं तो जैसे ही टर्न आता है वी रिड्यूस द स्पीड, करते कि नहीं करते? अब मैं पूछूंगा तो आप लोग बोलोगे करते, लेकिन मैं पूछूंगा क्यों करते तो बोलेंगे नहीं करेंगे तो गिर नहीं जाएंगे।
अरे गिर जाएंगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन उस गिरने के पीछे कोई ना कोई तो साइंस होगा, क्यों गिर रहे? हम लोग स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हैं स्पीड में तब तो नहीं गिर रहे, तो फिर टर्न पे क्यों गिर रहे? मतलब टर्न पे कोई ना कोई ऐसा साइंस है जो हम लोग को पता नहीं, ठीक है। तो वो साइंस क्या है? वो यही साइंस है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे आप ड्राइव करते करते टर्न मारते हो, समवेयर हियर यू आर मेकिंग अ सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल या कर्व, है ना, कुछ तो आप बना रहे हो, और जैसे ही आप कर्व या सर्कल फॉर्म में आते हो तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है। अब देखो ये बंदा ड्राइव कर रहा है, ओए रुक जाओ, यार घुस जाएगा, इसको लाइसेंस किसने दे दिया? ठीक है चलो बच गया, अच्छा वो रोक लिया मैंने इसको। तो मतलब आपने देखा होगा मोटर रेसिंग में क्या होता है, इसको तो पहले मैं पीछे भेज देता हूँ वरना क्या पता ये मुझे ठोकी दे। ओके, तो मोटर रेसिंग में आपने देखा होगा कि जैसे टर्न आता है ना, उन लोग अपनी स्पीड को ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि रेस का सवाल है। तो व्हाट दे डू ना, उन लोग अपने बॉडी को पूरा स्लैंट कर लेते, पूरा बेंड हो जाते, लिटरली उनके जो घुटने होते हैं वो जमीन पे टच करते। तो वाई बचपन में तो मैं सोचता था स्टाइल मार रहे यार, खड़ा स्टाइल मार रहे बेटे बेटे यार, ऐसे थोड़ी होते। लेकिन फिर जब कंसेप्ट समझ में आया तब लगा कि नहीं, शायद इनको ये साइंस का कंसेप्ट ज्यादा बेटर पता है। उन लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू यूज सेंट्रीपिटल फोर्स। उनको पता है कि अगर उन्होंने जरा सा भी स्लैंट करने में गड़बड़ की, उन्होंने अपने बॉडी को बेंड करने में गड़बड़ की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बट उनके बॉडी पे और उनके बाइक पे कौन सा फोर्स लग जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा? उनको धूम 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 उठा के बाहर फेंक देगा। आपने देखे होंगे फनी एक्सीडेंट्स वगैरह भी आते हैं इस मोटर रेसिंग के। होता क्या है कि वो बाइक पूरी तरह फ्लिप होकर पूरा एकदम, मतलब इतनी महंगी बाइक पूरा एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है, इंसान को मार भी लगता है इसमें। तो ये क्यों होता है? बिकॉज वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा भी एंगल उसने गड़बड़ किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बदले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनके बॉडी पे लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से दूर ले जाएगा आपको। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को पूरा बेंड करते हैं और क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग टुवर्ड दी सेंटर हो जाए, हम सेंटर की तरफ आ जाए। तो इन लोग सेंटर की तरफ आकर अपने बैलेंस को बनाए रखते हैं और उसी स्पीड से गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो बस दैट्स इट। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? वेरी सिंपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, द फोर्स which is directed toward the center, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। दोनों ही फोर्स इंपॉर्टेंट है, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, डरना जरूरी है लेकिन उसका भी अपना बेनिफिट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही खत्म करेंगे, हमारा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारा जरा भी अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए नहीं है। कंसेप्ट इतना अच्छा है, कोई भी इसे देख सकता है, आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो में आपको जरा भी मजा आया, आपको जरा भी अच्छा लगा है, आप थोड़े से भी कंसेप्ट क्लियर हुए, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने ऐसा कुछ फोर्स अपने लाइफ में यूज़ किया है या आपने ऐसा कोई गेम खेला है जो इन सब फोर्सेस से रिलेटेड था। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।